क्लिनिकल साइंस, इंटरनल मेडिसिन अलॉन्ग बेसिक साइंस, रेस्पिरेटरी सिस्टम की पैथोलॉजी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द वेरी वेरी प्राइमरी पॉइंट्स से हम इसको स्टार्ट लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों की जो रेफरेंस बुक्स हैं वो तो आप लोगों को पता ही है। फर्स्ट स्टेप 1 की पैथोलॉजी, उसके बाद CK2 की पैथोलॉजी, और अलॉन्ग आपके पास पैथोमा। तीनों इंटरनेशनल बुक से हम इंशाल्लाह इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को विद इन 12 से 13 डेज के अंदर हमारा टारगेट होगा, जो कि ये तकरीबन आपके पास 13-14 लेक्चर्स बनेंगे, ठीक है। उसी में हम इसको क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहला लाइक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जिस तरह आप लोगों ने स्टार्ट किया था और आप लोगों ने उसको कंप्लीट किया, उसमें सबसे जो फर्स्ट लेक्चर था इस्कीमिक हार्ट डिजीज के बाद आप लोगों ने डिस्कस किया था कार्डियक कार्डियक फिजिकल एग्जामिनेशन, ऐसे ही है ना। सेम उसी तरह हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन की, कि रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन हम कैसे मतलब कि कर सकते हैं, ठीक है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो आप लोग हेडिंग दें, इसमें आप लोगों के पास जो हेडिंग है रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन। तो पहला जो टॉपिक आपके पास है रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन। अच्छा, मेरी थोड़ी सी स्पीड जो है ना फास्ट होगी, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट इसको अभी इसी लेक्चर के अंदर जो है ना कंप्लीट करना है, ठीक है। रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं, देखें ले दे के आपके पास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसी में वही आपके पास 5 से 6 जो है ना साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, जिसमें आपके पास जनाबेली डिस्निया हो सकता है, जिसमें आपके पास जनाबेली कफ हो सकती है, कफ में भी प्रोडक्टिव कफ में भी आपके पास ड्राई हो सकती है। अगर प्रोडक्टिव कफ है तो फिर आप लोगों को बिंग डॉक्टर जनाबेली कलर ऑफ द स्पुटम को चेक करना होता है, उसी की बेस पे आप मुख्तलिफ मतलब के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, मतलब के डायग्नोस होते हैं। फिर आप लोगों को यहाँ पे चेस्ट चेस्ट पेन की अगर आप लोग बात करेंगे, यहाँ पे आप लोग टिप्पणिया की बात करेंगे, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट आपके पास इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, ये सारी चीजें। तो ले दे के आपके पास वही ऑलमोस्ट कितने साइन एंड सिम्टम्स आ जाते हैं, वही 4 से 5, ठीक है। ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। अच्छा, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम को जिस तरह आप लोगों ने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को देखा था, इसी तरह आपके पास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको डिवाइड किया गया है इसके एग्जामिनेशन को दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में। कौन कौन से दो पार्ट्स हैं? एक आपके पास जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है, लिख लें प्लीज। आपके पास है जी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, मैंने शॉर्ट इसका जो है ना आपके पास एब्रीवेशन लिखे। फिर सेकंड आपके पास है जनाब अली, इसमें हमारे पास है चेस्ट एग्जामिनेशन। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है और आपके पास क्या है, फिर चेस्ट एग्जामिनेशन है। अब हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, देखें जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में अब हम जो सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, हम उसी सिस्टम के रिलेटेड पॉइंट से डिस्कस करेंगे, ना कि हम पूरे ओवरऑल सिस्टम्स की बात करेंगे। हम वो पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जब आप कोई पेशेंट आपके पास आता है तो उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे लिखें, सबसे पहले जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है वो आप लोगों ने डिस्कस करना है किस चीज को, अपेयरेंस को। तो नंबर 1 लिखें जी, अपेयरेंस। नंबर 1 आप लोगों के पास जो पॉइंट है वो क्या है, अपेयरेंस। मतलब क्या, तो भाई पेशेंट आपके पास आया, आपने देखते ही कुछ चीजें उसमें, मतलब कि जैसे आपके पास एंटर हुआ, आप ओपीडी में या वार्ड में आया पेशेंट, ठीक है, जहां पे भी, ठीक है, आपने उसके अपीयरेंस से कुछ चीजें देखनी होती हैं। तो लिखें अपीयरेंस, अपीयरेंस, ठीक है। अच्छा, अगर हम अपीयरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपने जो पॉइंट इसके याद रखने हैं अपीयरेंस के अंदर, लिख लें जी। नंबर 1 आप लोग देखेंगे ले दे के आपके पास वही डिस्निया हो सकता है पेशेंट को, ऐसे ही है ना भाई, क्या हो सकता है, डिस्निया हो सकता है, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की बात हो सकती है। फिर आपके पास जनाबेली टिकिपनिया हो सकता है, ठीक है, साथ में लिखिए आप लोग अपीयरेंस में आपको क्या मिल सकता है, टेकिपनिया हो सकता है। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है डॉक्टर अदनान, ये जो टेकिपनी है बेसिकली, देखें अगर हम नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट की बात करें तो डॉक्टर इमरान हमने ये बात की हुई है। अगर आप लोग 12 जाए टू ना फर्स्ट 20। स्टेप 1 में, जी कितना, 12 to 20। 12 to 20 ऑलमोस्ट, जी बिल्कुल। तो आप लोग एक साइड पे ना नोट लिखें छोटा सा, कि नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी रेट है वो आप लोगों को यहाँ से पता होना चाहिए। नॉर्मल नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट, अब नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी रेट है वो आपके पास है 12 टू मतलब कि कितना है जी, 20 ब्रेथ पर मिनट। मतलब 20 जो आपके पास ब्रेथ है ना, आप जो मतलब 20 टाइम जो सांस ले रहे हैं, वो एक एक मिनट के अंदर आप 12 to 20 आप ब्रेथ लेते हैं, सांस मतलब इतनी दफा आप लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, ठीक। ये आपको पॉइंट। अच्छा, बुक्स में ना ये भी लिखा होता है आपके पास जनाब अली,
याद रखिएगा बुक्स में आपके पास ये भी 14 to 20 भी लिखा होता है, ठीक है, 14 to 20 भी लिखा होता है। ये आपने पॉइंट इसका भी याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, टिकिपनिया में फिर बात क्या हो जाएगी? हाँ जी बताएं ना प्लीज। टिकिपनिया में आपके पास ये है कि भाई अगर तो हम अकॉर्डिंग टू मिनिमम वैल्यू लें तो आपके पास फिर आ जाता है मोर देन 12 या मोर देन 14, ऐसी है ब्रेथ पर मिनट। अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो वो आपके पास मोर देन जनाबली 20 की बात आ जाएगी। तो ये आपने पॉइंट याद रखना, ठीक है। अच्छा, कुछ टीचर्स आप लोगों को यहाँ पे ये मोर देन 14 या 12 की बात करेंगे, तो बात गलत नहीं है ना, बुक्स ने ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है बात हमारे पास अपीयरेंस में, आप लोग क्या देखेंगे, पेशेंट कफ कर रहा होगा, ठीक है। तो पेशेंट आप लोगों को कफ करता नजर आएगा। अच्छा, अब ये बात आ जाती है फिर कफ की, तो भाई कफ आप लोगों को यहाँ पे ये पॉइंट पता होना चाहिए कि क्या वो प्रोडक्टिव है या फिर आपके पास क्या है जनाब अली, हाँ जी ड्राई है। तो ये आपके पास प्रोडक्टिव हो सकती है, ये आपके पास जनाब अली ड्राई हो सकता है। तो प्रोडक्टिव कफ जो है ना, इसकी सबसे मेन बात आपके पास क्या है कि आप लोगों को चेक द कलर ऑफ द स्पुटम। हाँ जी चेक, यहाँ पे आपने क्या करना है, चेक कलर ऑफ, कलर ऑफ स्पुटम, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पॉइंट जो है ना इसका याद रखना है। अच्छा, ये मेरा जो टैब है ये स्टेबल नहीं है, जिस वजह से थोड़ा सा ना लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अच्छा चलें, बहरहाल उसके बाद कफ के बाद जनाबली आप लोग लिखें इसमें वीज। भाई आप लोगों को पेशेंट वीज करता नजर आएगा ना, आ सकता है कि नहीं आ सकता रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। फिर उसकी पैथोलॉजीज में फिर आपके पास जनाब स्टाइडर हो सकता है। बेसिकली देखें, दो चीजें आपने याद रखनी है, व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन स्टाइडर एंड वीज। हाँ जी यार देखें, एक तीन तीन आपके पास ये अब नॉर्मल जो है ना पॉइंट्स हैं, जिसमें वीज है, स्ट्राइडर है, ट्रोंकाई है। ट्रोंकाई तो आप लोगों को पता है लो पिच होती है, जो कि आप लोग स्टेथ के साथ ही आवाज को सुन सकते हैं। वीज आप लोग अपने मतलब के कानों से भी सुन सकते हैं ऐसे भी। स्ट्राइडर के बारे में, ये स्ट्राइडर और वीज का एक मेन पॉइंट ये है कि स्ट्राइडर इज अ वेरी नॉइजी, आपके पास रेस्पिरेशन होती है, लिख लें इसके बारे में, ये क्या है, वेरी वेरी नॉइजी, नॉइजी रेस्पिरेशन। तो ये जी आपने एक पॉइंट इसका याद रख लेना है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो आप लोगों के पास पॉइंट है वीज के बारे में, वीज भी आपके पास हाई इंटेंसिटी होती है, जो कि आप मतलब कानों से जो है ना विदाउट स्टेथ इसको सुन सकते हैं। फिर आप लोग जनाब अली पेशेंट के साथ जब मिलें या फिर देखेंगे तो आप लोगों को मिल सकती है होर्सनेस वॉइस, मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, तो बताएं ना प्लीज। होर्सनेस वॉइस, हॉर्सनेस वॉइस। अच्छा जी, हॉर्सनेस वॉइस की अगर बात की जाए तो हॉर्सनेस वॉइस के जो आपके पास डिफरेंशियल डायग्नोज है ना, ये इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आप लोगों को मैं ये भी बता देता हूँ। देखिए, रिकलांट लेरिंजियल नर्व के बारे में आप लोग सब जानते हैं, अब ऐसे ही है ना, रिकलांट लेरिंजियल, क्योंकि अगर कोई ना कोई पैथोलॉजी आती है, कोई ना कोई डैमेजिंग, कोई इन्फेक्शन आपके पास, उसको क्या करता है, मतलब कि उसको जनाब ले छेड़छाड़ उसके साथ करता है रिकलांट लेरिंजियल नर्व के साथ, तो देन भी आपके पास हॉर्सनेस वॉइस आ सकती है। कोई जनाब अली किसी को लेरिंजाइटिस है फिर भी आ सकती है, इन्फेक्शन है फिर भी आ सकती है, लंग कैंसर है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोम है फिर भी आ सकती है। तो ये सारे के सारे ले दे के आपके पास क्या होता है कि लेरिंजाइटिस, लेरिंजाइटिस कोई इन्फेक्शन है, ठीक है। आगे इंशाल्लाह हम बात करेंगे, डोंट वरी। कोई आपके पास जनाब अली लंग कार्सिनोमा वगैरह, ठीक है, लंग कार्सिनोमा, लंग कार्सिनोमा वगैरह, ठीक है। तो ये आपके पास जनाब अली इसमें डिफरेंशियल, और आप लोगों को ये पॉइंट यहाँ पे पता होना चाहिए कि भाई इसका जो कंसेप्ट है वो आपके पास रिकरंट लेरिंजियल नर्व के साथ है, रिकरंट लेरिंजियल नर्व। बाकी तो इंशाल्लाह आगे हम इसकी बात जो है ना करेंगे करेंगे। तो रिकरंट लेरिंजियल नर्व आपके पास है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो आपने पॉइंट याद रखना है, नेक्स्ट प्लीज। अच्छा जी, एक और बात याद रखिएगा, ये जो मैंने बताया ना स्टाइडर, स्टाइडर इज अ वेरी नॉइसी रेस्पिरेशन, ये आपके पास रेस्पिरेशन आती है जनाब अली, रेस्पिरेशन में इंस्पायरेशन भी आ जाती है, एक्सपायरेशन भी आ जाती है। ये आ जाती है आपके पास ड्यू टू लरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन, ड्यू टू लरिंजियल, लरिंजियल आपके पास जनाब लरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये भाई एक पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, जो कि बुक ने काफी अच्छे तरीके से, देखें ये जो रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन है ये स्पेसिफिक एक पेज के ऊपर नहीं लिखा हुआ, ये पूरे ऑल सिस्टम की आप लोगों को चीजें इंशाल्लाह यहाँ पे मिल जाएंगी, जो कि आने वाले सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट इंशाल्लाह चीजें रिकॉल करनी है। इसलिए बुक ने जो कि CK2 है, आप लोगों को जब आप पूरा सिस्टम पढ़ लेंगे ना, उसमें यही चीजें बार बार आप लोगों को इंशाल्लाह रिपीट होंगी, ठीक है। अच्छा, बहरहाल आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, ये तो एक बात आपने अपीयरेंस में देख ली भाई, अभी तक अपीयरेंस में आप लोगों ने ये वाले पॉइंट्स देख लिए। उसके बाद लिखे नंबर 2,
ये कुछ पॉइंट्स हैं। देखें अपीयरेंस में आप लोगों ने नंबर 1 पे कुछ पॉइंट्स की बात कर ली है। अब नंबर 2 जो अपीयरेंस में आप लोग हेडिंग देंगे ना, वो आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स लिखें। इंपॉर्टेंट यूज ऑफ एक्सेसरी एक्सेसरी जनाबेली आपके पास जो मसल्स हैं, ठीक है, इनकी हम बात करेंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स में ना जल्दी से बात कर लेते हैं। देखें इंस्पिरेशन के लिए कुछ अपने मसल्स होते हैं, एक्सपायरेशन के लिए कुछ अपने मसल्स हैं। अब इसकी हम बात कर लेते, देखें ऐसा तो फॉर एग्जांपल नहीं है ना कि पेशेंट जनाबेली आपके पास रेस्पिरेशन में कोई मसल वगैरह फॉर एग्जांपल यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास एक्सेसरी मसल्स की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, उन मसल्स की अगर मैं बात करूं, लिखें जरा मसल लिखें पहले। नंबर 1, नंबर 1 लिखे आप लोग, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल। ठीक है, इसके साथ ही आप लोग लिखेंगे जनाबेली, इसमें हमारे पास है ट्रेपीजियस मसल, जो कि आपके पास प्रेजेंट इन बैक ऑफ द चेस्ट। लिखें ट्रेपीजियस मसल, ट्रेपीजियस जनाबेली मसल। फिर ट्रेपीजियस मसल के बाद जो मसल आप लोग लिखेंगे यहाँ पे, उसका नाम है जनाबेली स्केली मसल्स, स्केलनी मसल्स। ठीक है, स्केलनी मसल। अच्छा, ये जो तीनों के तीनों मसल्स है ना, याद रखिएगा, ये आप लोगों को मिलेंगे यूज ऑन इंस्पिरेशन। लिखे हैं यूज ऑन इंस्पिरेशन बाय पेशेंट, यूज ऑन, यूज ऑन इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन बाय पेशेंट। ठीक होगा जी। तो जब आप लोगों को पता चलेगा कि कोई बंदा यार इंस्पिरेशन कर रहा है और उसमें आपके पास ये मसल, स्टेनोक्लिडोमास्टाइड मसल, ट्रिपीजियस मसल और स्क्लेनी मसल, ठीक है, स्क्लेनी मसल, तो ये तीनों मसल्स आपके पास तब यूज होंगे जब कोई बंदा बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद लिखें नेक्स्ट ऑन एक्सपायरेशन के लिए नंबर 2 पे लिखें, नंबर 2 पे आप लोग लिखें लेटिस्मस डोर्साई, लेटिस्मस, लेटिस लेटिस्मस डोर्साई, एक आपके पास ये हो गया। फिर आपके पास जनाबली एक और मसल है, अब्डोमिनल मसल। लिखें अब्डोमिनल मसल। यार मुझे एक बात बताएं, अब्डोमिनल मसल में आप लोग ऐसा कौन सा मसल जानते हैं, बताएं ना प्लीज। चीफ, हाँ जी, चीफ रेस्पिरेटरी, आपके पास एक मेन चीफ रेस्पिरेटरी मसल है, उसका नाम क्या है, डायाफ्राम। तो आप लोग लिखें, जी बिल्कुल, मेन, मेन चीफ रेस्पिरेटरी मसल, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी मसल, मसल नॉन एज, हाँ जी, नॉन एज जनाबेली आपके पास क्या है, इसमें हमारे पास आ जाता है डायाफ्राम मसल। तो लिख लें जी डायाफ्राम, डायाफ्राम मसल, इसके साथ स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है, डायाफ्राम मसल। अच्छा, ये तो है जी आपके पास है। अब देखें एक केस कैसे आएगा, फॉर एग्जाम्पल एक मैं छोटा सा आपके साथ, अभी तक जो हमने एग्जामिनेशन पढ़ा है ना, इसमें आपको केस कैसे आएगा, लिखें क्लिनिकल केस, क्लिनिकल केस। अगर हम क्लिनिकल केस की बात करें ना यहाँ पे, तो आपके पास क्या हो सकता है, पेशेंट प्रेजेंट विद डिसनिया, फॉर एग्जांपल पेशेंट प्रेजेंट विद, अच्छा ये जो दो मसल मैंने लिखवाए हैं आपको, लेटिस्मस डोर्सी और आपके पास जो अब्डोमिनल मसल है ना, ये मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं किसके लिए बोला, ऑन यूज ऑन, हाँ जी, यूज ऑन एक्सपायरेशन, ये एक्सपायरेशन के लिए है, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ से इसका पॉइंट पता होना चाहिए। अच्छा, बहरहाल पेशेंट प्रेजेंट विद जनाबे अली डिसनिया, डिसनिया एंड ऑन एग्जामिनेशन, ठीक है, देयर इज यूज ऑफ accessory muscle, there is use of accessory muscles। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि डायग्नोस, जब भी बात आ जाए जनाबेली एक्सेसरी मसल की, वो यूज हो रहे हैं, तो आप लोगों ने कहना है ये भी सीओपीडी का पेशेंट है, किसका, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी आपके पास जो डिजीज है। तो ये आपने पास, अच्छा, फिर सीओपीडी के आपको पता है आगे 2-3 वेरिएंट्स हैं। हाँ जी, 2-3 वेरिएंट्स में ब्रोंकियो एक्टिसिस है, जिसमें एम्फीसीमा। तो याद रखिएगा इसका सीओपीडी का जो वेरिएंट है ना, फिर
वो आपके पास होगा जनाब अली इसमें एम्फीसीमा। एम्फीसीमा, ठीक है। एम्फीसीमा, ये आपने पॉइंट है, इसका याद रखना, इंशाल्लाह आगे डिटेल में बात करेंगे। पता ये चला यार, अगर कोई पेशेंट आपके पास है, देखें अपीयरेंस में उसको डिसनी है और साथ में यूज है उसके एक्सेसरी मसल, वो आइदर आपके पास इंस्पिरेशन है या फिर एक्सपिरेशन के हैं। एक्सपिरेशन के दो मसल्स हैं, लेटिसिमस डोर्सी है और डोमिनल मसल डायफ्राम आपके पास है। और जो आपके पास है जनाब अली, इसमें इंस्पिरेशन तीन मसल हैं, स्टेर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल, ट्रेपेजियस मसल, स्केलेटली मसल, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। अब उसके बाद लिखे नंबर थर्ड, अपीयरेंस में इसके अलावा आप लोग और क्या देखेंगे? नंबर थर्ड पे लिखे हैं, इसमें आपके पास है जनाब अली अब वेरियस अबनॉर्मल पैटर्न ऑफ पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग। वेरी अबनॉर्मल, अबनॉर्मल पैटर्न, पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग, व्हाट हैपन। तो इसमें लिखें ब्रीथिंग। अब इसके अंदर ना, अब कौन कौन से पैटर्न है इनकी हम बात करेंगे। एक लिखें जी नंबर वन, नंबर वन लिखें। इसमें यार ये पैटर्न बड़े इंपॉर्टेंट है, देखिए जो चीज मैं आपको कहूँ ना इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर लिख लें इंपॉर्टेंट। अब एक पैटर्न का नाम है, उसका नाम है जी काइनी स्ट्रोक ब्रीथिंग। नंबर वन लिखें काइनी, काइनी स्ट्रोक ब्रीथिंग। अब काइनी स्ट्रोक अगर ब्रीथिंग की मैं बात करूं ना यहाँ पे, तो आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ पे इसका सिनेरियो क्या है जी। इसको पहले तो डिफाइन कर लें कि ये आपके पास बेसिकली कौन सी ब्रीथिंग है, ये कौन सा एक अब नॉर्मल आपके पास जो है ना पैटर्न है। तो लिखें सबसे पहले इसमें पीरियड ऑफ एपनिया, पीरियड ऑफ एपनिया, व्हाट इज मींट बाय एपनिया? हाँ जी, पीरियड ऑफ एपनिया, अल्टरनेट अल्टरनेटिव, अल्टर हाँ जी, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव पीरियड ऑफ विद पीरियड ऑफ जनाबेली हाइपर इपनिया, हाइपर एपनिया। ये आपने पॉइंट, इसका मैं आपको समझाने लगा हूं, ठीक है। देखें जी, दो बातें पहले याद कर लें। पीरियड ऑफ एपनिया, अब एपनिया का मतलब, ए का मतलब होता है लेक, ठीक है। और आपके पास पता ये चला सिजेशन ऑफ ब्रीथिंग फॉर मोर देन 20 सेकेंड, लिखें सिजेशन, सिजेशन ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग सांस का रुक जाना फॉर मोर देन 20 सेकेंड, इसको आप लोग जनाबली क्या कहते हैं? एपनिया। ये पॉइंट आपने याद रखना है, इसकी एक तरह से डिफाइन है, ठीक है। हर वर्ड की अपनी एक डिफाइन है। तो लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये जो आपके पास काइनी स्ट्रोक ब्रीथिंग है ना, इसके जो डिफरेंशियल डायग्नोज है वो लिख लें। ये सीन जो है ना, या बल्कि इसके लिखे डिफरेंशियल डायग्नोज, लिख लें जी डिफरेंशियल डायग्नोस। ये भाई कहाँ कहाँ पे इसको देखा गया इस इस मतलब, तो एक आपके पास है सेरिब्रल, सेरिब्रल स्ट्रोक, सेरिब्रल जनाबे अली स्ट्रोक, ठीक है। अच्छा, सेरिब्रल स्ट्रोक के अंदर या फिर आप लोग लिख सकते हैं कोई ट्रोमा वगैरह। अब वाई, यार देखें, हम लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं ब्रेन स्टेम के तीन पार्ट्स हैं, जिसमें आपके पास जनाब अली क्या है, पोन है, मिड ब्रेन है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है। पोन के अपर और लोअर पार्ट में दो रेस्पिरेटरी सेंटर हैं। सेरिब्रल के जनाब अली, सेरिब्रल आल्सो हैविंग टू रेस्पिरेटरी सेंटर। जब सेरिब्रल का ट्रोमा या इंजर्ड या कोई डैमेजिंग आती है ना यहाँ पे, आइदर इन द केस ऑफ स्ट्रोक आपके पास क्यों नहीं है, तो वो आपके पास रेस्पिरेटरी जो सेंटर्स हैं वो क्या होते हैं, डैमेज होते हैं, उनको मतलब कि एक तरह से इंजर्ड होते हैं। जब वो इंजर्ड होते हैं तो उसके रिजल्टेंट आपको जो जनाब अली अब नॉर्मल, जी बिल्कुल जबरदस्त। अगर आपके पास जनाब अली रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी जो सेंटर्स हैं जो कि सेरिब्रल एरिया में है, जो कि अगर वो डैमेज होते हैं ड्यू टू आपके पास ब्लड सप्लाई डिस्टर्बेंस या ट्रोमा इंजर्ड वाट एवर जो भी है, तो वो फिर उसका जो रिजल्ट आता है ना, वो आप लोगों को ये वाला जनाब अली सिनेरियो मिलता है, ठीक है। ये आपने पॉइंट याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक तरह से साइन है, ठीक है। अच्छा, बहरहाल आगे बात कर लेते हैं।
ये तो इसके डिफरेंशियल डायग्नोस। अब लिखें नंबर 2 पे जो नॉर्मल ब्रीथिंग है, नंबर 2 पे आप लोग लिखेंगे इसमें कॉशमल ब्रीथिंग। अच्छा जी, जी मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर जुहेब से। जी डॉक्टर साहब ये बताएं, ये जो कॉशमल ब्रीथिंग है आप लोगों ने पढ़ा था कॉशमल साइन के बारे में सीवीएस के अंदर। हाँ जी, पहले तो मैं रिकॉल करूंगा आपके पास कॉशमल साइन को। क्या था जी वैसे कॉशमल साइन, कॉशमल साइन, सर कॉशमल, डीप एंड रैपिड इंस्पिरेशन। हाँ जी, मतलब क्या, पैराडॉक्सिकल रेस, हाँ जी, पैराडॉक्सिकल रेस इन जेवीपी ऑन इंस्पिरेशन इज कॉल्ड कॉशमल साइन। ये बात की थी ना हमने, हाँ जी, ये बात की थी, तो लिख लें। अच्छा वैसे अब मेरा ये क्वेश्चन है डॉक्टर अब्दुल राफी से, कोशमल साइन एक स्पेसिफिक डिजीज का डायग्नोज है, वो डिजीज कौन सी है? आपने कंडीशन पढ़ी है सीबीएस के अंदर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये एमसीक्यू बार बार मतलब के एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। कोशमल साइन या वाइवा के अंदर पूछा जाता है कि कोशमल साइन इज अ डायग्नोस्टिक फीचर या साइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर। हाँ जी, तो वो आपके पास क्या है, कार्डियक कार्डियक टेम्पोनेट। टैम्पोनेट। जबरदस्त, तो भाई लिख लें पल्सिस नंबर 1। पैराडॉक्स। हाँ जी, लिखिएगा पैराडॉक्सिकल, पैराडॉक्सिकल स्पेलिंग देख लीजिएगा, पैराडॉक्सिकल जनाबेली रेस, पैराडॉक्सिकल का मतलब है एपिसोडिकली, पैराडॉक्सिकल रेस इन जेवीपी जुगुलर वीनस प्रेशर ऑन इंस्पिरेशन। हाँ जी, ऑन इंस्पिरेशन, ये बात ठीक कर रहा हूँ ना मैं डॉक्टर अदनान? हाँ जी, ऑन इंस्पिरेशन, ये आपने पॉइंट याद रखना, ठीक है। अच्छा फिर लिखें इसका एक डिफरेंशियल डायग्नोस लिखें भाई, इस ये डायग्नोस्टिक फीचर है, डायग्नोस्टिक साइन लिखें प्लीज एमसीक्यूज, डायग्नोस्टिक साइन ऑफ, हाँ जी, कार्डियक टेम्पोनेट। तो भाई एक साइड पे पहले तो आप लोगों को मैंने यहाँ पे एमसीक्यूज रिकॉल करवा दिया है आप लोगों के सीवीएस में से, लेकिन बात आ जाती है कोशमल ब्रीथिंग। अब कोशमल ब्रीथिंग बेसिकली क्या है यार, इसके बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए ना, लिखें कोशमल ब्रीथिंग के बारे में लिखें आप लोग के कोशमल ब्रीथिंग इज अ, कोशमल ब्रीथिंग इज एन, हाँ जी, इज एन जनाबेली रैपिड, रैपिड एंड डीप, तेजी से और साथ में जनाबेली आपके पास क्या है, डीप, गहरी, डीप ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग, और किसकी वजह से, ड्यू टू स्टिमुलेशन, ड्यू टू स्टिमुलेशन, ड्यू टू स्टिमुलेशन जनाबेली, ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी, ऑफ रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन, रेस्पिरेटरी सेंटर, सेंटर इन ब्रेन। जी अब मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर तलहा से और डॉक्टर दनान से, मुझे आप ये बताएं ब्रेन के अंदर कितने रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं, बताइएगा जरा प्लीज। ब्रेन के अंदर कितने रेस्पिरेटरी सेंटर है? 4 रेस्पिरेटरी सेंटर है। 2 रेस्पिरेटरी सेंटर्स आर प्रेजेंट इन द पोन, वन इज अपर साइड ऑफ द पोन एंड वन इज लोअर साइड ऑफ द पोन, जिसका नाम पापा और जनाबेली जिसका नाम जनाबेली आपके पास है नीमो, देखें जो अपर 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 पोन पे है ना उसका नाम है नीमोटॉक्सिक, जो लोअर पे है एपोन्यूएस्टिक, एपोन्यूएस्टिक, ठीक है, उसका दूसरा नाम है। अच्छा जो है ना नीमोटॉक्सिक वो कंट्रोल कर रहा होता है किसको, एपोन्यूएस्टिक का, मतलब वो पापा कंट्रोल करता है बेटे को, ये बात फिजियोलॉजी के अंदर बड़ी डिटेल में हम कर चुके हैं, ठीक है। तो 2 ही आपके पास रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं, कहाँ पे, सेरिब्रम में, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट याद रखें। पता ये चला कि भाई कोशमल ब्रीथिंग इज एंड रैपिड एंड डीप ब्रीथिंग ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन। और याद रखिएगा, अब बात तो ये आती है कि यार सर ये बताएं कि ये जो स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर है ये किसकी वजह से होगी और ये कब होगी, ये इसके लिखे स्टिमुलाई, देखें जी स्टिमुलाई, साथ में लिख लें इसका स्टिमुलाई, जो इसका स्टिमुलाई या स्टिमुलाई, बल्कि इसका लिखे स्टिमुलस, स्टिमुलस लिखे इसका जी।
अगर मैं इसके स्टिमुलस की बात करूं ना, आपके पास वो क्या है जी, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। लिखें टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। और टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में आपके पास फिर बात आ जाती है जनाब अली डीके की, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ठीक है ना। तो बल्कि मोस्टली अगर मोर स्पेसिफिकली आप बात करें ना, सिंपल आप मोर स्पेसिफिकली बात करें तो स्टिमुलस का आप लोग डीके लिखें, सिंपल डीके। ठीक हो गया जी, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ठीक हो गया। अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करते तो देन डेफिनेटली डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ये आपके पास आपको पॉइंट पता हो। और जो कि एक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक आपके पास क्या मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवाती है, ये आपके पास लीड टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और जब आप लोग इंशाल्लाह फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो आप लोगों को वहां पे पता चल जाएगा कि भाई इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जब लेवल ज्यादा होगा तो इसकी वजह से ड्यू टू इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिसिटी आपके पास स्टिमुलेशन होती है किस चीज की आपके पास है, इन रेस्पिरेटरी सेंटर्स की। और जब रेस्पिरेटरी सेंटर्स आपके पास स्टिमुलेट होंगे उसके रिजल्टेंट आप लोगों को क्या मिलेगी, एक रैपिड एंड डीप ब्रीथिंग मिलेगी, जिसका नाम आपके पास क्या है, कोशमर ब्रीथिंग। और कोशमर ब्रीथिंग इज अबनॉर्मल साइन ऑफ, हाँ जी, इज अबनॉर्मल साइन आपके पास है जनाब अली किसमें, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का। तो ये आपने आपने पॉइंट याद रखना है। अब उसके बाद लिखें हाइपरवेंटिलेशन। भाई आप लोगों को अपीयरेंस में क्या मिल सकता है, नंबर थर्ड पे साइन लिखें हाइपरवेंटिलेशन। हाइपर, जहाँ पे आप लोगों को ना समझ आए प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक, क्योंकि बात ये सारी चीजें आपने पूरे सिस्टम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिजीज के अंदर ये बातें करनी है, तो इनशाला आपको वहां पे भी रिकॉल हो जाएंगे। देखिए हाइपर वेंटिलेशन यार, अब हाइपर वेंटिलेशन का मतलब क्या है, देखें, लिख लें इसको, इसके बारे में जरा लिखें। हाइपर वेंटिलेशन इज, ये आपके पास क्या है जी, इज एन फास्ट, इज एन फास्ट, ये आपके पास एक फास्ट जनाबली ब्रीथिंग है, फास्ट ब्रीथिंग, और डेट इज अ पार्ट ऑफ एपिसोडिक एंजाइटी। याद रखिएगा, फास्ट ब्रीथिंग है और डेट इज पार्ट ऑफ, या विच पार्ट ऑफ पैनिक अटैक। लिख लें जी, पैनिक अटैक। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। पैनिक अटैक को आप लोग एपिसोडिक एंजाइटी में लेते हैं, किसमें, एपिसोडिक एंजाइटी में। तो ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए, पैनिक अटैक की बात आ जाए या फिर आप लोगों के पास एपिसोडिक एंजाइटी की बात आ जाए, एपिसोडिक एंजाइटी, ये आपने दोनों के दोनों पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आगे बात कर लेते हैं जी, नेक्स्ट लिखें अटैक्सिक ब्रीथिंग। यार ये कभी नाम सुना है अटैक्सिक ब्रीथिंग का, नंबर 4 पे लिखें अटैक्सिक। एटैक्सिक नाम ही जाहिर कर रहा है आपको, को ब्रेन के साथ लेन देन है, अटैक्सिक ब्रीथिंग। अच्छा, अटैक्सिक जो ब्रीथिंग है ना, इसमें आपने एक पॉइंट याद रखना है, बेसिकली इसमें आपके पास आती है इरेगुलर ब्रीथिंग। लिखें जी, इरेगुलर, इरेगुलर, इरेगुलर ब्रीथिंग। और इरेगुलर ब्रीथिंग इन टाइम, यार ये लिखिएगा जरा, इन टाइम एंड डेप्थ। इन टाइम एंड डेप्थ, इसको मैं एक्सप्लेन करने लगा। इन टाइम एंड डेप्थ, जो कि डेट इज जनाबेली सीन इन, डेट इज सीन इन, जिसको देखा गया है। अब ऐसी कौन सी जनाबेली कंडीशन है जिसमें आप लोगों ने देखा है कि इसको अटैक्सिक ब्रीथिंग को, जो कि नॉर्मल ब्रीथिंग है, वो आपके पास है ब्रेन स्टेम स्ट्रोक। यार बेसिकली ना ब्रेन स्टेम स्ट्रोक के अंदर ना, बात अगर मैं स्पेसिफिकली करूँ ना, तो दो चीजें हैं, एक कौन है और एक आपके पास क्या जनाबेली है, हाँ जी। अच्छा सॉरी, सॉरी 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 सॉरी। अच्छा देखें, ब्रेन स्टेम सीन इन ब्रेन स्टेम स्ट्रोक लिखें, ब्रेन स्टेम स्ट्रोक। अच्छा, ब्रेन स्टेम स्ट्रोक में बेसिकली स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ ना यार, देखें बात वही आ जाती है
कि आपके ब्रेन में जनाबली नॉर्मली प्रेजेंट 4 रेस्पिरेटरी सेंटर, जो कि 2 आपके पास फोन में, 2 आपके पास मेडुला ऑब्लोंगेटा में, सॉरी करेक्शन कर लीजिएगा। इसमें जनाबली ब्रेन स्टेम के अंदर फिर आपके जो इसके मिड ब्रेन में आपके पास कोई रेस्पिरेटरी सेंटर नहीं है, ठीक है, ये आपने पॉइंट याद रखना। जो हैंगिंग होती है ना, मैंने एक बात आप लोगों को बताई कि फिजियोलॉजी के अंदर भी कि जब हैंगिंग करते हैं, सूली पे चढ़ाते हैं, तो उस टाइम आप लोगों को पता है कि जो फांसी लगाते हैं, जो राय पे आप लोग टाई करते हैं, उसमें हमारे पास क्या सिनेरियो होता है, वही मेडुला ऑब्लोंगेटा की जनाब रेस्पिरेटरी सेंटर को डैमेज किया जाता है, ठीक है। जब वो डैमेज होते हैं तो सांस, आपको पता है कि अगर ऑक्सीजन है, रेस्पिरेशन चल रही है, वेंटिलेशन चल रही है, तो जिंदगी, अदरवाइज आपके पास है अल्टीमेटली क्या है, डेथ। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, ब्रेन स्टेम स्ट्रोक है या फिर आपके पास क्या है जी, ट्रोमा। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। फिर बात आ जाती है जी, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट विद द हैंड। देखें, ये तो बात आपने की अभी तक अपेयरेंस। अपेयरेंस में हमने क्या 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 पढ़ लिया, डॉक्टर उदनान अभी तक कुछ जल्दी से बताएं ना प्लीज। अपेयरेंस में आप लोगों ने देख लिया, पेशेंट डिसनिया के साथ आ सकता है, टकिपनिया के साथ आ सकता है, ऐसे ही है ना। अपेयरेंस में आप लोगों ने जनाबेली यहाँ पे बात की है, होर्सनेस वॉइस हो सकती है, स्ट्राइडर हो सकता है, वीज हो सकता है। फिर आप लोगों ने बात किया कि कोई मतलब कि एक्सेसरी मसल्स वगैरह तो नहीं यूज कर रहा। फिर आप लोगों ने देखा नॉर्मल कोई ब्रीथिंग आपके पास तो नहीं चाह रही, नॉर्मल ब्रीथिंग में आपने काइन स्ट्रोक ब्रीथिंग की बात कर ली है, कोस्टमर ब्रीथिंग की बात कर ली है, और आप लोगों ने जनाबेली हाँ जी कफ वगैरह, जी बिल्कुल। तो ये सारी सारी चीजें अभी तक आप लोग, अब नंबर लिखें जी 2 पे। नंबर 2 पे ये कौन सा है, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट विद द अपेयरेंस। भाई अभी भी आप पेरेंट्स देख रहे हैं, आप पेशेंट को क्या कहते हैं, पेशेंट को कहते हैं जी अपने हाथ बिल्कुल सीधे करें, अपने हाथ दिखाएं, ठीक है ना। तो लिखें नंबर 3 पे, नंबर 3 पे आप लोग क्या करते हैं, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट विद, स्टार्ट विद, हाँ जी स्टार्ट विद हैंड्स। हैंड से आपने क्या करना है जी, इसको स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, हैंड से जब यार सबसे पहले हैंड्स में डॉक्टर सुनान क्या क्या देखेंगे, बताए ना प्लीज जरा। नंबर 1, नेल्स और कलर नेल्स। ऑफ हैंड्स। जी बिल्कुल, नेल्स भाई। तो लिखे नेल्स। अगर हम नेल्स की बात करते हैं तो नेल्स में मुझे बताएं, अब आपने मुझे ये बताना है, हम क्या देखते थे, सीवीएस को रिकॉल करें, क्लबिंग देखेंगे ना। क्लबिंग ऑफ फिंगर। जी बिल्कुल। तो हमने क्या देखना है जी, क्लबिंग। और क्लबिंग बेसिकली क्या चीज है, हाँ जी बताएं ना। क्लबिंग इज अ अपवर्ड कर्वेचर ऑफ, हाँ जी नेल, या फिर डोम